आज की कहानी दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर हादसे की है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। 28 अगस्त 1986 में सोवियत रूस के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 में एक धमाका हुआ था, जिससे बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में उड़ गया था और 4000 से भी ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन गया। इस विस्फोट से इतना मटेरियल हवा में गया जो कि 400 हिरोशिमा बम के बराबर था। इस हादसे का असर सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक देखा गया था। तो चलिए जानते हैं कि उस दिन ऐसा हुआ क्यों था। यूएसएसआर के चेरनोबिल शहर से 16 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली उत्पादन के लिए यूज किया जाता था। चेरनोबिल की आबादी लगभग 14,000 थी। इस प्लांट में टोटल 4 रिएक्टर थे जो आरएमबी के डिजाइन पर आधारित थे, पर इस डिजाइन में काफी फ्लॉज थे। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, पर पहले हम ये जान ले कि उस रात उस प्लांट में क्या हुआ था। एक न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी को यूज किया जाता है ताकि रिएक्टर से प्रोड्यूस होने वाली गर्मी को कंट्रोल रखा जा सके। यह पानी का फ्लो हर वक्त बना रहे, इसलिए वाटर पंप लगाए जाते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी जाने पर यह पंप रुक जाते थे। इसी पॉसिबिलिटी में पावर बैकअप के लिए डीजल जनरेटर भी अवेलेबल थे, पर डीजल जनरेटर भी शुरू होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लेते थे। रिएक्टर के अंदर की ऊर्जा से ही वाटर पंप चलते रहे और कोई बीच में गैप ना आए, इसी के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अप्रैल 25, 1986 को रात के 11 बजे इस सेफ्टी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की तैयारी शुरू हुई। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे सीनियर पोस्ट पर थे अनाटोली दियातलोव, जिससे इस फील्ड में 25 साल का एक्सपीरियंस था। उस रात शिफ्ट को सुपरवाइज अलेक्जेंडर अकीमोव कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वह 1600 मेगावाट के पावर आउटपुट को कम करके 700 मेगावाट पर लाएंगे, पर पावर अपने आप ही 700 मेगावाट से नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते 30 मेगावाट तक पहुंच गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। दरअसल रिएक्टर पिछले 10 घंटों से लो पावर पर चल रहा था। रिएक्टर में ज़ीनॉन नाम का बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, पर अक्सर ये रिएक्टर की गर्मी से जल जाता है। क्योंकि रिएक्टर कई घंटों से अपने फुल पावर पर नहीं चल रहा था, वह ज़ीनॉन उस कोर के अंदर बढ़ता गया और इसी ज़ीनॉन पॉइजनिंग की वजह से पावर इतनी नीचे गिर गई थी, क्योंकि यह रिएक्शन से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर रहा था और रिएक्शन को धीमा कर रहा था। पावर को बढ़ाने के लिए अनाटोली ने कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। यह कंट्रोल रॉड्स रिएक्शन को कम ज्यादा करने के लिए यूज होती थी। एक एक करके कई कंट्रोल रॉड्स को निकाल दिया गया, जिससे पावर आउटपुट थोड़ा बहुत ऊपर गया। अलेक्जेंडर जो सुपरवाइजर था, उसने अनाटोली से टेस्ट रोकने के लिए भी कहा, पर अपने एक्सपीरियंस के घमंड और गुस्से में उसने उसकी बात नहीं मानी। न्यूक्लियर रिएक्टर की ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किसी भी हालत में 15 से कम कंट्रोल रॉड कभी भी नहीं होनी चाहिए, पर उस दिन अनाटोली के कहने पर 211 कंट्रोल रॉड्स में से 8 को छोड़कर सारी रॉड्स निकाल दी गई, जिससे एकदम से रिएक्शन तेज हो गया और पावर आउटपुट बहुत तेजी से बहुत ऊपर चला गया। इतनी तेज रिएक्शन से निकली गर्मी ने कोर में मौजूद पानी को एकदम से भाप बना दिया, और जो ज़ेनॉन इस रिएक्शन को और स्लो डाउन कर रहा था, वह भी रिएक्शन तेज होने पर जलकर गायब हो गया, जिससे प्रक्रिया और तेज हो गई। अब रिएक्शन को स्लो करने के लिए ना पानी था, ना ज़ेनॉन और ना वो कंट्रोल रॉड्स। पावर आउटपुट 30,000 मेगावाट तक पहुंच गया, जिससे पूरी बिल्डिंग में शॉकवेव्स महसूस होने लगी। इंजीनियर्स समझ गए थे कि गड़बड़ हो चुकी है और उन्हें इमरजेंसी शटडाउन दबाकर रिएक्शन को रोकना होगा। जैसे ही बटन दबाया गया, सारी कंट्रोल रॉड्स एकदम से कोर में अंदर घुस गई। पर इस रिएक्टर के डिजाइन में एक दिक्कत थी। उन कंट्रोल रॉड्स की टिप ग्रेफाइट से बनी थी और ग्रेफाइट रिएक्शन को तेज कर देने का काम करता है। और यही उस दिन हुआ जिससे एक धमाका हुआ, जिसने कंक्रीट के 1000 टन के कवर को हवा में उछाल दिया और बिल्डिंग के उस हिस्से को तहस नहस कर दिया। इसी धमाके में रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में फैल गया। उसके तुरंत बाद कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह कोई नॉर्मल आग नहीं बल्कि एक रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन था। कुछ ही घंटों में उनका बुरा हाल हो गया और उन्हें रेडिएशन सिकनेस से उल्टियां लगनी शुरू हो गई।
वहां की अथॉरिटीज ने इस घटना को गुप्त रखना चाहा। 26 घंटों तक तो उस शहर के लोगों को भी नहीं पता था कि वो लोग रेडियो एक्टिव माहौल में दिन बिता रहे हैं। न स्कूल बंद किए गए और ना ही पार्क। लोग उस दिन फिशिंग भी कर रहे थे। बड़ी मेहनत से कोर में लगी आग को छोड़कर बाकी आग पर काबू पा लिया गया। कोर से निकलते रेडिएशन को कम करने के लिए हेलीकॉप्टर से सैंड, क्ले, बोरन और लीड को कोर के ऊपर गिराया गया, पर इसमें पायलट को सीधा रेडियो एक्टिव हिस्से के ऊपर जाना पड़ रहा था, जिससे वो हैवी रेडिएशन का शिकार बन रहे थे। इसी हड़बड़ाहट में हेलीकॉप्टर क्रेन केबल से उलझकर क्रैश भी हो गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। 27 अप्रैल को प्रिपियत शहर और उसके आसपास के गांव को खाली कराना शुरू कर दिया गया। लोगों को बताया गया कि वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स और चीजों के अलावा कुछ भी साथ ना लेकर जाए। हादसे के 2 दिन के बाद स्वीडिश एयर मॉनिटर ने वातावरण में फैली लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन को डिटेक्ट किया। जब उन्होंने इस रेडिएशन को ट्रेस बैक किया तो सुई चेर्नोबिल की तरफ घूमी। यूएस और बाकी देशों के दबाव में यूएसएसआर को दुर्घटना को एडमिट करना पड़ा। इस हादसे में 30 लोगों की हाई रेडिएशन की चपेट में आने से 1-2 महीनों में ही मौत हो गई थी और आने वाले कुछ सालों में 4000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना में सिर्फ लोगों को ही दूसरी जगह नहीं भेजा गया, बल्कि उस रिएक्टर के आसपास के मोस्टली पालतू जानवरों को गोली मार दी गई। चेर्नोबिल के चारों तरफ के 30 किलोमीटर एरिया को खाली कर एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया, जिसे गोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट ने अनाटोली के साथ साथ 5 लोगों को इस हादसे का जिम्मेदार माना। अनाटोली को इसके लिए 10 साल की सजा सुनाई गई। 13 दिसंबर 1995 को अनाटोली डितलॉव की बोन मैरो कैंसर से मौत हो गई। ये थी कहानी चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की। फिर एक हैरत अंगेज कहानी के साथ वापस आएंगे। मैं आपका साथी नकाबपोश।